तो हमारी बिल्डिंग किस में आएगी? नॉर्मल बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग आएगी जनरल बिल्डिंग में। अब हम बात करते हैं हमारी सॉइल टाइप कितनी होती है। तो जनरली हम लोगों की 3 टाइप की सॉइल होती है, या तो रॉक और हार्ड सॉइल, या फिर मीडियम सॉइल, या फिर सॉफ्ट सॉइल। तो जिस भी साइट पे, जिस भी एरिया पे, या फिर जिस भी सिटी पे आप ये बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो या फिर इस स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हो, तो आपको वहाँ के सॉइल की टाइप मालूम होनी चाहिए कि वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है। तो फिलहाल तो अपन इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, आप फिलहाल अपन मीडियम ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना रहे हैं, हम आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम फिलहाल आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हम अगर डैम्पिंग रेशियो की बात करें तो कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होते हैं आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर, उनकी जनरली हम लोग 5 से 7% लेते हैं। वहीं पर अगर स्टील की बात करें तो अपन 2 से 3% लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अपन आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अपन डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे कितनी ले लेंगे? 0.05, मतलब कि 5%। तो 5/100 का मतलब हुआ 0.05। और मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सारी वैल्यूज जनरेट हो गई। जोन 0.1, RF3, इम्पोर्टेंस फैक्टर I, SS2, ST1, DM 0.05, और इसे मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद ये आपसे उसका सेल वेट पूछेगा। तो सेल वेट मतलब कि आप अपने 1 अगर आप देते हो तो आपके स्ट्रक्चर का पूरा 100% लोड यहाँ पे लग रहा होगा, तो उसे कैलकुलेट ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर कर लेगा। तो हम यहाँ पे 1 पे ऐड करके क्लोज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे सेस्मिक डेफिनेशन ऐड हो चुकी है। अब एक बात याद रखना है हमेशा कि जब भी जिस भी लोड को हम पहले डिफाइन करेंगे, हमें ऐड भी उसी लोड को सबसे पहले करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अर्थक्वेक लोड को इस बिल्डिंग पे लगाऊं, तो मैं यहाँ पे लोड के इस डिटेल में क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड पे जाऊंगा। ऐड करने के बाद सबसे पहले प्राइमरी लोड में आप यहाँ पे लोड नंबर 1 पे लोडिंग टाइप ऐड करोगे। मैं सेस्मिक ऐड करूंगा और यहाँ पे उसका नेम दे दो आप। फिलहाल अपन लोड केस 1 इन एक्स डायरेक्शन दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो लोड केस रहेगा वो 2 डायरेक्शन में लगेगा। लोड केस 1 इन जेड डायरेक्शन दे देते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो हमारा जो अर्थक्वेक लोड रहेगा वो हमारे 2 डायरेक्शन से लगेगा। वाई डायरेक्शन पे लगना नहीं है उसे, वो या तो एक्स डायरेक्शन से लगेगा या तो जेड डायरेक्शन से लगेगा। तो हमें उन दोनों को ऐड रखना है। अब हमें क्या करना है, हम दोनों लोड को बार बार बारी बारी से क्लिक करेंगे। लोड केस 1 पे ऐड पे करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सेस्मिक लोड को ढूंढेंगे। तो ये रहा हमारा सेस्मिक लोड, और इसके फैक्टर एंड डायरेक्शन में अपन देखेंगे। हमने एक्स डायरेक्शन में हमें उसका फैक्टर 1 क्या करना है, ऐड करके क्लोज कर देना है। और फिर हम लोड केस 1 जेड डायरेक्शन में भी ऐड करेंगे, और जेड डायरेक्शन में सेस्मिक लोड में जाके जेड डायरेक्शन पे फैक्टर उसका 1 ऐड करके क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके स्ट्रक्चर में ये दोनों लोड लग गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम विंड लोड कैसे लगा सकते हैं। थैंक यू। हेलो, चलिए तो आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक लोड के बारे में, कि अर्थक्वेक लोड हम कैसे किसी भी स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं। होता क्या है, सबको पता है कि अर्थक्वेक लोड मतलब जो हमारा सेस्मिक लोड होता है, वो मतलब हमारा जो बिल्डिंग है उस पर हमारा अर्थ की वजह से, अर्थ के अंदर होने वाले मूवमेंट की वजह से कितना लोड आता है जो कि हमारी बिल्डिंग को अनस्टेबल बनाता है। उस लोड को अपन अर्थक्वेक लोड बोल सकते हैं, सेस्मिक लोड बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे उस लोड को लगाएंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में जाते हैं, रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक करते हैं, ट्रस मॉडल की जगह फ्रेम मॉडल ले लेते हैं, बे फ्रेम पे डबल क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अभी हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये आ गया। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से अपने मेन ग्रिड पे इसे सेंड कर देते हैं। ग्रिड पैटर्न्स को ऑफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जनरल पे जाएंगे। जनरल पे जाने के बाद आप लोड एंड डेफिनेशन पे क्लिक करते हो, और उसके बाद आप यहाँ डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, लोड एनवेलप शो होता है। तो अपन डेफिनेशन के बगल वाले प्लस पे क्लिक करते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोड शो होते हैं। तो उसमें आपको एक सेस्मिक डेफिनेशन भी शो होता है। आप सेस्मिक डेफिनेशन पे क्लिक करो और ऐड पे क्लिक कर दो। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें IS कोड सेलेक्ट करना पड़ता है हमारे अर्थक्वेक लोड के लिए। तो हम लोग IS कोड 1893 2002 2005 यूज करते हैं, और यहाँ पे आप जनरेट पे क्लिक कर सकते हो। अब जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले वो आपकी चॉइस पूछता है कि आप सिटी के हिसाब से वर्क करना चाहते हो या फिर जोन के हिसाब से। तो हमारे जो इंडिया के मैप है उसको 5 जोन में बांटा गया था। फर्स्ट जोन को अभी हटा दिया गया है, तो अभी आपके पास सिर्फ 4 जोन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, और उन सब की अपनी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं।
तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा किस जोन में आता है, तो आप उसको मैप रीडिंग की मदद से पढ़ सकते हो अच्छे से। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो आप साइट लिए हो वो किस सिटी में है, किस पर्टिकुलर एरिया में आता है। तो मैं आपको शो करता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, बस ये यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 जो वाटर कलर में है, मतलब वाटर ब्लू, लाइट ब्लू कलर में है, वो जोन 2 में आते हैं। जैसे कि अपना एमपी हो गया, और इधर ये पीछे का आंध्र साइड का एरिया हो गया, उड़ीसा साइड का, ये सारा अपना जोन 2 में आ जाता है। वहीं पे जोन 3 जो येलो कलर्स में है, जैसे कि अपना राजस्थान साइड का एरिया हल्का फुल्का आ गया, गुजरात का एरिया आ गया, अपन का यूपी और अपना एमपी के बीच का कुछ एरिया आ गया, जैसे लखनऊ हो गया, और इस टाइप से हम देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं पे हम जोन 4 की बात करें तो अपना जो ये ग्रीन एरिया है, जैसे कि अपना कश्मीर एरिया हो गया और अपना दिल्ली का एरिया हो गया, ये सब जोन 4 में आते हैं नॉर्थ साइड में। और जोन 5 अपना नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, जिससे अपना उधर साइड का मणिपाल हो गया, ये सारे एरियाज इनमें आते हैं। तो हम इस जहाँ पे भी अपना वर्क करेंगे, हम इस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और वहीं पे अगर आप सिटी के हिसाब से वर्क करना चाहो तो आपको बस IS कोड के लास्ट पेज में जाना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वो शो कर देता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपके सिटी के साथ साथ वो सिटी की वैल्यूज प्रोवाइड कराता है। जस्ट अ मिनट में आपको शो करता हूँ। ये रहा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको टाउन, जोन और उसका जोन फैक्टर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जोन 2 की वैल्यू, जोन फैक्टर 0.10 दिया गया है, जोन 3 का 0.16 दिया गया है, जोन 4 का 0.24 दिया हुआ है और जोन 5 का 0.36 दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जितने भी सिटीज़ हैं जनरली उन सब को बताया गया है कि ये किस जोन में आते हैं। तो आप अपनी सिटी, जिस तरह अगर आप नॉर्मली बात करो, आप इंदौर में हो, भोपाल में हो, एमपी के अंदर हो, तो आपको पता है कि आप जनरली जोन 2 में रहोगे। अगर आप उधर नॉर्थ साइड जाते हो, जैसे कि दिल्ली हो गया, या फिर दिल्ली से और ऊपर जाते हो, तो वो आपको पता है जोन 4 में आ जाता है। तो इस टाइप से आप मैप देख के उसमें वर्क कर सकते हो। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करें, सिटी की जगह मैं जोन ले लेता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ, चलो अपन जोन 2 ले लेते हैं भोपाल एमपी के हिसाब से। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर। तो रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर में हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, हम किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या वो ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है या फिर अपना स्पेशल रेजिस्टिंग फ्रेम है। तो जनरली हम लोग के जो कंक्रीट स्ट्रक्चर रहते हैं, हम लोग ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम लेते हैं। अब देखो, अब ये हमें कहाँ पे मिलेगा, अगर हम यहाँ पे आपको शो करें तो आपको ये IS कोड के पेज नंबर 27 में मिलेगा, टेबल नंबर 7 पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर किसी भी बिल्डिंग सिस्टम के लिए कंप्लीट वे में दिया गया है कि बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम का अपन का ऑर्डिनरी RC मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है तो उसकी वैल्यू 3 होगी, स्पेशल RC मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है तो 5 होगी, स्टील फ्रेम है अगर कंसेंट्रिक बेसिस के साथ तो 4 होगी। तो इस टाइप से आपको जब भी जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमने OMRF लिया है नॉर्मल बिल्डिंग के हिसाब से। फिर हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर में आपके पास 2 फैक्टर्स दिए गए हैं, या तो आपकी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है या फिर जनरल बिल्डिंग है। अब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में क्या आता है और जनरल बिल्डिंग में क्या आता है, अब हमें कैसे पता होगा, तो वो भी आपको IS कोड में सब कुछ दिया हुआ है। अपन यहाँ से IS कोड पे जाते हैं और अगर आप यहाँ पे पेज नंबर 22 पे देखोगे, टेबल नंबर 6 पे, तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस फैक्टर की टेबल बनी हुई है। तो इसमें अगर आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट सर्विसेज जैसे कि अपने क्या क्या हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गए, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स हो गए, इमरजेंसी बिल्डिंग जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीविजन स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन बिल्डिंग, ये सारी की सारी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में आती हैं। और हमारी जो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, ये सारी अदर बिल्डिंग्स में आती हैं। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 1.0 ले सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो अपना डिज़ाइन इंजीनियर है वो इससे इम्पोर्टेंस फैक्टर को बढ़ा के भी ले सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ये नोट में सब कुछ क्लियरली दिया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी जो बिल्डिंग आती है वो जनरल बिल्डिंग में आती है। फिर हम बात करते हैं कि